कुछ डाउट है तो बोलो बेटा, इफ यू हैव एनी डाउट। वैसे कल तो हमने बहुत ज्यादा पढ़ा था, मुझे ऐसे रियलाइज हो रहा है। कल हमने 4 पॉइंट लिख दिए थे बेटा, 4 पॉइंट। तुम सोचो तो 4 पॉइंट लिखते बेटा कल हमने, कितना ज्यादा पढ़ा दिया था तो मुझे रियलाइज हो रहा है आज। डाउट है कुछ? हाँ बताइए ना। लिटिल कंस्ट्रक्शन में, हाँ जी, हाँ रेड इन, हाँ। अच्छा, आपको रूल ऑफ लिटिल कंस्ट्रक्शन याद है बेटा? मैं एक बार रिपीट कर देता हूं जब तक कुछ लोग बाहर है, मेरे को दिख रहा है। अच्छा, एक तो एम्बिग्विटी होती है लॉ में, अगर वो नहीं है, एक एब्सर्डिटी नहीं है, एक कोई इंटेंशन ऑफ लॉ डिफीट, तो आप जो लिखा है उसे पढ़ के ऐसे नॉर्मल चले जाओगे या एडिशनल रूल्स लगाओगे? पढ़ के चले जाएंगे। ये क्लियर हुआ? अब जब अकाउंट्स पढ़ रहे हो, आप क्या पढ़ रहे हो बेटा? जब तो अकाउंट जब पढ़ते हो तो उसमें सिक्योरिटी वर्ड आता है, तो आप एक ऐसा, अकाउंट्स एक टेक्निकल सब्जेक्ट है या अकाउंट्स एक नॉर्मल सा सब्जेक्ट है, जनरल सब्जेक्ट है? अकाउंट्स एक टेक्निकल सब्जेक्ट है ना। तो जब आप उसमें सिक्योरिटी वर्ड पढ़ोगे या अकाउंट्स में जो भी आप वर्ड्स पढ़ोगे, आप उसको एक नेचुरल मीनिंग दोगे उन वर्ड्स का, या फिर आप उसको टेक्निकल मीनिंग दोगे उसका? आपको मैं एक और तरीके समझाऊं। आप एक नॉवेल पढ़ रहे हो, नॉवेल आपको पता है ना, एक किताब पढ़ रहे हो जो लिखा हुआ है किसी ने, और एक आप अकाउंट्स पढ़ रहे हो, कहां पर आप टेक्निकल अपनी नॉलेज को इस्तेमाल करोगे? जब आप क्या पढ़ रहे हो? आप अकाउंट्स। जब आप क्या पढ़ रहे हो बेटा? नोवेल पढ़ रहे हो, तो वहां पे सिक्योरिटी का मीनिंग आप एक कौन सा मीनिंग लेके चलो? एक नेचुरल मीनिंग। ये क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो इसलिए जब आप टेक्निकल चीज पढ़ते हो तो रूल ऑफ लिटिल कंस्ट्रक्शन ये चीज बोलता है कि जब टेक्निकल चीज पढ़ रहे हो तो उसको मीनिंग भी क्या दो? टेक्निकल दो। आप कब एक वर्ड को टेक्निकल मीनिंग नहीं दोगे? जब आप टेक्निकल चीज नहीं पढ़ रहे। ये क्लियर हुआ नहीं हुआ? जैसे एक मैं कोई एक एग्जांपल देता हूं। आप न्यूज देखते हैं बेटा टीवी पे, कौन सा चैनल देखते हैं न्यूज में आप? इंडिया टीवी। बताओ कुछ और? कौन सा टीवी? मोदी टीवी। ये मैंने पहली बार सुना, मोदी टीवी, रिपब्लिक टीवी, ओके। और कोई? जी न्यूज। और कोई? कार्टून नेटवर्क। बेटा न्यूज की बात कर रहा हूं बेटा, कोई और न्यूज? और एक न्यूज चैनल आते हैं बेटा जी बिजनेस के नाम से, सीएनबीसी के नाम से, सीएनबीसी आवाज करके भी आता है। ऐसे भी न्यूज आते नहीं आते? अच्छा, ये टेक्निकल न्यूज आती है या नॉर्मल न्यूज आती है आपकी? टेक्निकल न्यूज आती है ना। आप सीएनबीसी कभी ओपन कर लो, आपको हमेशा दिखेगा कि कब एक शेयर का प्राइस बढ़ रहा है, घट रहा है, ये सब चीजें दिखेगी आपको। ये होते सीएनबीसी में। अच्छा, तो अब जब सीएनबीसी चैनल देख रहे हो तो वहां पे आप टेक्निकल थॉट लेके उसे देखोगे या फिर एक नेचुरल थॉट लेके उसे पढ़ोगे? टेक्निकल थॉट। अच्छा, क्यों टेक्निकल थॉट? क्योंकि न्यूज है ही टेक्निकल। हाँ, जब आप जैसे आज तक देख रहे हो तो आज तक में तो बेटा आपको अपना दिमाग साइड पे रख के देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप आज तक देख रहे हो दिमाग के साथ तो वो आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि आई स्टिल रिमेंबर, मैंने एक बार आज तक चलाया था चैनल, उसमें दिखा रहे थे बिल्ली चढ़ी पेड़ पे। तो मुझे रियलाइज हुआ कि उनकी ब्रेकिंग न्यूज है कि बिल्ली चढ़ी है पेड़ पे। तो फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे अपना टेक्निकल नॉलेज नहीं यूज करना चाहिए जब मैं क्या देख रहा हूं आज तक। तो मुझे ये रूल समझ में आ गया बेटा। आपको समझ में आया नहीं आया? कोई और डाउट पूछोगे आप लोग? हाँ, प्रियम्बल। सी, एनीथिंग, एनी लॉ हमेशा जब बनता है तो सबसे पहले अपना पर्पस लिखता है। बोलिए, पर्पस लिखता है, मैं बना क्यों हूं। मैं वो कॉन्स्टिट्यूशन बताता हूं बेटा। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना बेटा, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक प्रियम्बल में लिखा है, इट इज फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल। ये क्या बता रहा है? डेमोक्रेसी है। मतलब ये बता रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन बना क्यों है, क्या लाने के लिए बना है? डेमोक्रेसी लाने के लिए बना है। फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। ये हमारे किस में लिखा है बेटा? प्रियम्बल में। व्हाट इज प्रियम्बल में लिखा है? हमारे पर्पस में लिखा है। तो व्हाट डू प्रियम्बल डू? प्रियम्बल विल टेल यू द पर्पस ऑफ द लॉ। क्या वो पढ़ के आप लॉ को समझ पाओगे? हाँ, क्योंकि अगर आपको क्या पता है बेटा, लॉ का पर्पस पता है, तो आपको वो अच्छे से समझ में आएगा। यहां तक क्लियर हुआ बेटा? तो ये इंटरनली दिया होता है एक्ट के अंदर या बाहर से पढ़ते हो बेटा आप प्रियम्बल? आपको इंटरनली मिलता है, तो इसे हम कौन सा बोलेंगे बेटा? इंटरनल एड या एक्सटर्नल एड? इंटरनल एड। डन, ओके। और बताइए।
हाँ जी। अच्छा, आप अगर पैराग्राफ रीड करते हैं बेटा, तो अगर मैंने आपको कॉपी में लिखवा दिया तो वो सफिशिएंट है। अच्छा, क्या बताओ मुझे, कौन सा वाला? हेडिंग एंड टाइटल ऑफ द चैप्टर। हाँ ओके, इसमें कौन सा लाइन पढ़ना है? यहां से हाउएवर। ओके, एक लाइन में बोल रहे हैं पढ़ने के लिए, वो कह रहे हैं हाउएवर देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन, मतलब व्हाट इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन, मतलब दो लोग ओपिनियन में डिफर करते हैं अबाउट द वेटेज टू बी गिवन टू दिस। अच्छा, मुझे लग रहा है सेक्शन का नाम अच्छा है, अगर लिखा हुआ है तो समझ में आता है सेक्शन क्या कहता है। कई लोग कहते हैं नहीं नहीं, कभी सेक्शन के नाम से उसको मत समझो, हो सकता है उसके अंदर कुछ और हो। नहीं समझे बेटा? मतलब मैंने अगर एग्जांपल है बेटा, जैसे मैं स्टार्टिंग में लिख दिया इश्यू ऑफ शेयर्स, मैं नीचे लिख रहा हूं द कंपनी कैन नॉट इश्यू शेयर्स। आप समझ रहे हो? हेडिंग क्या है? इश्यू ऑफ शेयर्स। अंदर क्या लिखा है? कंपनी कैन नॉट इश्यू शेयर्स। अब ये जो नाम है सेक्शन का, ये तो बेकार हो गया ना। उल्टा कोई नाम पढ़ के गलत सोच लेगा, वही गलत सोच लेगा, उसको लगेगा कि कंपनी क्या इश्यू कर सकती है? शेयर। जबकि अंदर क्या लिखा हुआ है? कंपनी शेयर इश्यू नहीं कर सकती। तो कुछ लोग कहते हैं, डिफरेंट ओपिनियंस हैं, कुछ लोग कहते हैं कि सेक्शन का हेडिंग आपको उसका मतलब नहीं बताता। कुछ लोग कहते हैं अगर आपको पढ़ना है ना सेक्शन, तो सेक्शन की हेडिंग मत पढ़ो, सेक्शन के अंदर पढ़ो, तब आपको पता लगेगा कि सेक्शन के अंदर क्या है। मतलब कभी भी सेक्शन का नाम पढ़ के आप उसको समझो मत। हमेशा हमेशा एक सेक्शन को समझने के लिए आपको क्या करना चाहिए? इंटरनली उसे रीड करना चाहिए। ये क्लियर हुआ ना? तो लेकिन हाँ, हम लोग तो देखो, हम लोग भी यही बात करें कि हमें बस एक फेयर अंडरस्टैंडिंग मिल जाए, फेयर अंडरस्टैंडिंग मिल जाए। जैसे सेक्शन की हेडिंग पढ़ के हमें एक फेयर अंडरस्टैंडिंग मिल जाए, मुझे फेयर अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है कि हम इसके अंदर ये चीज पढ़ेंगे। टू गिव एन एग्जांपल, जैसे सेक्शन का नाम होता है, कुछ सेक्शन का नाम बोलते हैं ना, जल्दी से बोलो कोई सेक्शन का नाम आपको याद आता हो तो। सेक्शन 53 आपने पढ़ा होगा कंपनीज एक्ट का। सेक्शन नंबर 9 पढ़ा आपने कंपनीज एक्ट का, मैंने पढ़ाया बेटा, इफेक्ट ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। सेक्शन नंबर 4 पढ़ा बेटा हम लोगों ने। सेक्शन नंबर 4 का आप नाम पढ़ना, उसमें लिखा है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। सेक्शन नंबर 4 का नाम क्या बेटा? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। सेक्शन का नाम में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, तो इसके सेक्शन के अंदर क्या होगा? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में अंदर होगा। तो ये आपको एक फेयर नॉलेज तो ही देता है ना कि मुझे, अच्छा लेट सपोज करो मुझे एमओए पढ़ना नहीं, मुझे एओए पढ़ना है। मुझे क्या पढ़ना है? अगर ये सेक्शन के नाम ना होते, अगर सेक्शन के नाम ना होते तो मुझे तो पैराग्राफ ढूंढना पड़ता ना कि ये एओए वाला पैराग्राफ कहां है। अब सेक्शन के नाम है, अब मेरे लिए इजी हो गया। क्या इजी हो गया? मुझे पढ़ना अगर एओए तो मैं डायरेक्टली क्या पढ़ूंगा? एओए। आपको क्लियर हुआ ना? जैसे लेट सपोज करो आपको अकाउंट्स में बहुत सारे चैप्टर हैं, उसमें से आपको एनपीओ पढ़ना है, तो आप चैप्टर के नाम फटाफट खोल के देख लोगे ना, एनपीओ का है, वहां पे डायरेक्टली चले जाओगे, आपको बाकी सारा पढ़ने का जरूरत नहीं है। तो क्या नाम आपको हेल्प करता है उसको पढ़ने में, समझने में? हाँ। लेकिन ये इंटरनली है सेक्शन के नाम या बाहर है? लेकिन कुछ लोग क्या कहते हैं, कुछ लोग क्या कहते हैं कि कभी कभी हो सकता है कि सेक्शन के नाम में कुछ और हो और अंदर, तो इसलिए कभी भी नाम पढ़ के उसको मत समझो, हमेशा क्या करो? अंदर से सेक्शन को रीड करो। और कुछ डाउट बेटा? अच्छा, मैं एक बार रिवीजन में आपको बात कर लेता हूं, क्योंकि कल हमने बहुत ज्यादा पढ़ा था, मुझे भी रियलाइज हुआ कि मैंने कितना सारा पढ़ा दिया तुम लोगों को। बेटा 4 पॉइंट लिखे थे कल हमने, 4 पॉइंट। कैन यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? 4 पॉइंट बेटा, 4। मैं जाते समय मेरा सर दर्द होने लग गया यार, मेरे को लगा मैं क्या पढ़ा दिया आज। अच्छा, हम लोग पढ़ रहे हैं क्या चीजें हेल्प करती हैं लॉ को पढ़ने में। हम लोग पढ़ रहे हैं क्या क्या चीज हेल्प करती है लॉ को पढ़ने में। 2 तरह की चीजें आपको हेल्प करती है लॉ को पढ़ने में, इंटरनल, एक्सटर्नल। इंटरनल एड्स, एक्सटर्नल एड। हमने क्या पढ़ना शुरू किया था बेटा? इंटरनल एड्स। अच्छा, इंटरनल एड्स के पहला फर्स्ट वर्ड बताओ क्या पढ़ा बेटा हम लोगों ने? कौन सा? सॉरी, प्रियम्बल। व्हाट इज प्रियम्बल ऑफ लॉ बेटा?
पर्पस ऑफ लॉ। क्या पर्पस ऑफ लॉ आपको लॉ को पढ़ने में हेल्प करेगा? हाँ। पॉइंट नंबर 2 बोल दो बेटा। टाइटल दो तरीके का बेटा, एक शॉर्ट और एक टाइटल। और अगर जो आप प्यार से उसको बोलोगे तो क्या हो जाएगा? शॉर्ट टाइटल। अब उसको अच्छे से पूरा एक्सप्लेन करके बोलोगे बड़ा सा हेडिंग देकर तो लॉन्ग टाइटल। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि कंपनीज एक्ट के शॉर्ट टाइटल क्या है? कंपनीज एक्ट। और लॉन्ग टाइटल क्या है? कंपनीज एक्ट 2013, एक्ट ऑफ 18 ऑफ 2013 बी इट एनैक्टेड ऑन दी 64th ईयर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। नहीं आता है बेटा? बड़ा हेडिंग, छोटा हेडिंग, उसके बाद हेडिंग ऑफ द चैप्टर। क्या चैप्टर का हेडिंग आपको बताएगा क्या पढ़ना है? हाँ। अच्छा, हेडिंग ऑफ द चैप्टर में आपको एग्जांपल देता हूं। आप जैसे लेट सपोज करो आपको कोई भी बुक मिल जाती है, आप पहले चैप्टर का नाम देखते हो ना। अच्छा, क्या चैप्टर का नाम पढ़ के आप समझ जाते हो इसके अंदर ये चीज होगी? आप समझ जाते हो ना, इसमें हम ये चीज पढ़ेंगे। तो अच्छा, लेट सपोज किसी को एक चैप्टर पढ़ना है तो उसको सारा पढ़ना पड़ेगा, वो चैप्टर के नाम से उधर चला जाएगा। तो पढ़ना इजी कर दिया ना। मतलब लॉ ने भी सोचा कि कैसे मैं इजी करूं कि बंदा समझ जाए, तो उसे चैप्टर्स बनाए। क्या बना उसने? चैप्टर्स के क्या दिए? नाम दिए। नाम के अंदर क्या दिए? ओ सॉरी, चैप्टर के अंदर क्या दिए? सेक्शंस। चैप्टर के अंदर क्या दिए? सेक्शन को पढ़ने के लिए भी क्या दी? हेडिंग्स। अच्छा, ये लॉ क्यों दे रहा है? ताकि आपको पढ़ने में क्या हो जाए? इजी। अच्छा, अगर लॉ चाहता आपको समझ भी ना आए लॉ, तो क्या करता? वो एक पैराग्राफ बनाता पूरा शुरू से लेकर आखिरी तक, वो बोलता अबे क्या आप करो, पढ़ लो, जाओ। अच्छा, हर पढ़ने वाला परेशान हुआ था। अच्छा, अभी भी आप सोचो, हम लोग एक्ट पढ़ते बेटा, हम लोग एक्ट नहीं पढ़ते? पढ़ते हैं। हमको दिक्कत आती है। हम कंपनीज एक्ट सोचो 3 बार पढ़ रहे हैं। पहले फाउंडेशन में पढ़ा, फिर कहां पढ़ेंगे? इंटर में, फिर दोबारा कहां पढ़ेंगे? फाइनल में। हमें इतने सब चीजें होने के बाद अगर इतना टाइम लग रहा है तो एक लेमैन के लिए सोचो कितना मुश्किल होगा। आप समझ रहे हो? और हमारे लिए कितना मुश्किल हो जाता अगर ये लोग क्या करते? एक पैराग्राफ में सारा खत्म कर देते। तो उन्होंने हमारी हेल्प करी या हमें हेल्प नहीं किया? हेल्प किया। आपको अच्छा लगा? आपको अच्छा नहीं लगा? पता नहीं क्या लगा आपको। ओके, नेक्स्ट पढ़ा बेटा हमने। अच्छा, डेफिनेशन 3 तरह का, मुझे बोल दो ना बेटा, क्या तरह का? इंक्लूसिव, एक्सक्लूसिव, इंक्लूसिव एज वेल एज एक्सक्लूसिव। अगर डेफिनेशन शुरू हो रही है विद द वर्ड मींस, सिर्फ ये मतलब है और कोई मतलब नहीं है। मैंने बोला पार्टी में सिर्फ जाएगा प्रशीद, पार्टी में सिर्फ जाएगा, ये एक्सक्लूसिव है या कैसा है? एक्सक्लूसिव है। ये समझ में आया? मैंने पार्टी में जाएंगे सब इंक्लूडिंग प्रशीद, मतलब इंक्लूसिव है। वाइडर मीनिंग है, सब जाएंगे, साथ में कौन जाएगा? प्रशीद। ये समझ में आया नहीं आया? और अगर मैंने मीन्स एंड एक्सक्लूसिव दोनों यूज कर दिया तो उसे क्या बोलेंगे बेटा? इंक्लूसिव एज वेल एज एक्सक्लूसिव। आपको याद आ गया बेटा? इसके अलावा हमने कुछ और पढ़ा था बेटा? टाइम देना बेटा, 5 मिनट हमने रिवाइज किया। एक नई हेडिंग देंगे बेटा आज हम, और नई हेडिंग नहीं, इंटरनल एड का हेडिंग देंगे बेटा। नई हेडिंग क्यों देंगे हम लोग, है ना? डेफिनेशंस के बाद करेक्ट। इलस्ट्रेशंस। आप हेडिंग देना क्या बेटा? इलस्ट्रेशंस। अच्छा, मैं आपको ना एक बात बताऊंगा, ये बात आप किसी और को बताओगे या नहीं बताओगे? जल्दी से बताओ। बताएंगे? हाँ बेटा, हाँ, हम लोग सबको बताते हैं जाकर। अच्छा, इलस्ट्रेशन समझते हो? क्या एग्जाम्पल्स भी लॉ देता है बनते समय? मैंने बुक बनाना शुरू करा अपना लॉ का, इंटर का, तो मैं सोचता रहा कहां से बुक बनाऊं, कहां से बनाऊं, तो समझ में आया मतलब कहां से मैं उसे कॉपी करूं। हाँ भैया, रिकॉर्डिंग बाहर नहीं जानी चाहिए। तो मैंने सोचा एक काम करता हूं ना, मैं बेरेक्ट खोलता हूं। क्या अच्छा, मैंने पहले सोचा आईसीआई का बुक कॉपी कर लेता हूं, किसा कॉपी कर लेता हूं। फिर मुझे रियलाइज हुआ कल को इनको पता लग जाएगा। क्या पता लग जाएगा? तो मेरे अगेंस्ट में केस कर देंगे। मैंने कहा नहीं, बैड आइडिया, रॉन्ग आइडिया। और दोस्त हैं तो मैंने और दिमाग लगा, मैंने कहा एक काम करता हूं, मैं बेरेक्ट खोलता हूं। बेरेक्ट समझते हो तुम लोग? मैंने आपको समझाया था बेरेक्ट, जो मैंने आपको दिखाया था कल, शायद मैंने आपको शो भी किया था, ये पीडीएफ वाला दिखा बेटा। दिस इज बेरेक्ट। व्हाट इज बेरेक्ट? जो पास होता है लॉ, जो पास होता है लॉ, समझते हो ना? मैंने बेरेक्ट खोला उसका, किसका? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का। किसका बेरेक्ट खोला मैंने उसमें सेक्शंस पढ़ना शुरू किया, हर सेक्शन के अंदर इलस्ट्रेशंस। मैंने कहा कितनी सही चीज है यार, मतलब लॉ ने ही लॉ को समझने के लिए क्या दे रखे हैं? इलस्ट्रेशन। मैंने कहा और मुझे बच्चे को समझाने के लिए क्या चाहिए थे? ये तो लॉ के अंदर ही है। मैं क्यों आईसीआई की बुक से कॉपी करूं? मैं कहां से कॉपी कर लेता हूं? बेरेक्ट से।
अच्छा बेरेक्ट से मैं कॉपी कर सकता हूं क्या? हाँ, वो तो बेरेक्ट है, वो तो मना भी नहीं करेगा, कॉपीराइट केस भी डालेगा। कल वो केस डाले मैं तो समझाने के लिए दिए थे, और लिखा तो इलस्ट्रेशंस लिखा भी उन्होंने, तो मैंने कॉपी कर लिए। फिर मेरे को रियलाइज होना शुरू हुआ कि मेरा और आईसीए का बुक बहुत अलग है। क्यों अलग है? कि मैंने आईसीए से कॉपी नहीं किया। मैंने तो कहां से कॉपी किया? बेरेक्ट से। तो मैं बड़ा खुश हुआ, तो मैंने अपने बैच में पढ़ाया, फर्स्ट बैच में जब पढ़ाया तो उसने पढ़ा, तो एक बच्चे ने मुझे बोला नेक्स्ट डे आके कि सर आपके एग्जाम्पल तो बुक वाले ही है। मैंने कौन सी बुक वाले हैं? मैंने कहा ये कहां से बेरेक्ट मिल गया इसको तो मैंने बताया भी नहीं बेरेक्ट के बारे में। तो कहते देखो ना आईसीए के एक्ट में भी यही है। मैंने कहा आईसीए के मॉड्यूल में ये वाले एग्जाम्पल्स है? मैंने कहा दिखा जरा। अच्छा वही इलस्ट्रेशन आईसीए ने भी वहीं से कॉपी कर रखे हैं। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मैं और आईसीए दोनों सेम पेज पे है। हमें डिफरेंस नहीं है, वो भी कॉपी कर रहा है, मैं भी कॉपी कर रहा हूं। लेकिन मुझे एक दिन उस दिन समझ में आ गया, इंटरनल एड क्या समझ में आया कि लॉ सेक्शन के अंदर ही क्या देता है, क्यों देता है इलस्ट्रेशन, ताकि आपको समझ में आए। तो इलस्ट्रेशन वो लॉ के अंदर है, लॉ के बाहर है, तो कौन सा एड हो गया बेटा? इंटरनल एड। मेरी अच्छा ये जो मैंने आपके सामने ओपन करा है बेटा, ये कौन सा मुझे बताओ? ये एक क्या कहते हैं, वो है बेरेक्ट है या फिर क्या है बेटा? ये बेरेक्ट है। व्हाट इज बेरेक्ट? ये लॉ ने पास करा है। तो मैंने क्या करा, मैंने यहां पे इलस्ट्रेशन वर्ड डाला कंट्रोल एफ में, और मैं देखता हूं क्या कंट्रोल एफ में ये इसको सर्च करता है नहीं करता है ना, इस वर्ड को। मतलब हम देखते हैं कि इलस्ट्रेशन क्या कंपनीज एक्ट में है या नहीं है। जो ये कर रहा है अभी तक पता नहीं क्या कर रहा है ये। अच्छा सर्चिंग आ रहा है क्या? मुझे लगा बेटा 7 बज जाएगा। इलस्ट्रेशन चलो फाइनली देखा बेटा आपको। तो क्या लॉ के अंदर इलस्ट्रेशन है या नहीं है? अच्छा लॉ के अंदर इलस्ट्रेशन है, कहीं बाहर से मिल रहे हैं हमें? अंदर से मिल रहे हैं। तो ये इंटरनल एड है एक्सटर्नल एड है? तो आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या बनेगा बेटा? इलस्ट्रेशंस। अच्छा ये सेक्शन के अंदर है बेटा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस सेक्शन किसके अंदर आया? ये सेक्शन के अंदर, एक मिनट रुकना बेटा, 325। अच्छा हाँ मैं क्यों ऊपर कर रहा हूं, तुम समझ गए ना, क्योंकि 326 से ऊपर है, तो ये कौन सेक्शन का इलस्ट्रेशन होगा बेटा? तो क्या कंपनीज एक्ट ने भी जब, अच्छा ये लॉ मेकर्स ने लिखा या ये हमने बनाया? ये लॉ मेकर्स ने लिखा, ये समझ में आया ना? ये हमने नहीं बनाया, ये किसने बनाया बेटा? तभी ये कौन सा एड है बेटा? इंटरनल एड। अगर मैं अपना बना लेता इलस्ट्रेशन तो क्या होता बेटा? एक्सटर्नल एड। आप समझ बेटा, इफ यू आर गेटिंग द इलस्ट्रेशन विद इन द लॉ देन दे आर व्हाट? इंटरनल एड। एंड व्हेन यू आर टेकिंग द इलस्ट्रेशन फ्रॉम आउटसाइड द लॉ देन दे आर व्हाट बेटा? एक्सटर्नल एड। तो आपने क्या हेडिंग दी बेटा? इलस्ट्रेशन लिखना समटाइम्स। अच्छा हर सेक्शन के अंदर इलस्ट्रेशन देता है लॉ या कुछ सेक्शन के अंदर? देखो ये लोग ना बहुत बिगड़ गए। अगर आप पहले वाले लॉज पढ़ोगे ना, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ये पार्टनरशिप एक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इसमें हर सेक्शन के अंदर आपको इलस्ट्रेशन दिखेगा, हर सेक्शन के अंदर। बेहतरीन लिखते थे लॉ मेकर्स, लेकिन धीरे धीरे लॉ मेकर्स क्या हो गए? आलसी हो गए। उन्होंने क्या लिखना छोड़ दिए। आप समझो ना, इसको 325 में मिला, सोचो 470 सेक्शन में से 325 में से एक कविता इलस्ट्रेशन आया। ये अच्छा लगा तुम्हें, बुरा लगा है ना यार? ये क्या मतलब है यार? तो मतलब लॉ मेकर्स को ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए? वैसे देखो अच्छा भी है, अब वो इतना रिस्ट्रिक्टिव करके लॉ समझा देंगे सबको तो हर कोई खुद ही पढ़ लेगा, फिर हमारे पास क्यों आएगा? चलो अच्छा है बेटा। हम लोग क्या लिखते हैं? समटाइम्स द लॉ मेकर्स। आप समझ जाएगा ना, व्हाट डू मीन लॉ मेकर्स? जो लॉ बनाता है। ये इलस्ट्रेशन हमने नहीं बनाया बेटा, ये किसने बनाया? तभी ये कौन सा एड है? अगर मैंने बनाया होता तो आप क्या बोलते? ये समझ में आया नहीं आया? पक्का? ओके हाँ, क्या लिखा आप लोगों ने? समटाइम्स द लॉ मेकर्स while framing this section, what is framing this section? जो वो सेक्शन बना रहा है, कॉमा, explain the provision, explain the provision. What is explain the provision? ये प्रोविजन हो गया ना बेटा, है ना? हिंदी वाला कहाँ गया? प्रोविजन बेटा हिंदी, शाबाश, पीएचडी छीन लो इसकी। एक्सप्लेन द वर्ड बेटा? प्रोविजन विद द हेल्प ऑफ व्हाट बेटा? इलस्ट्रेशन, फुल स्टॉप। तो ये इंटरनल एड है एक्सटर्नल एड है बेटा?
अच्छा क्यों इंटरनल एड है बेटा? क्योंकि लॉ मेकर ने लिखा है। ये क्लियर हो गया नहीं हो गया? अगर लॉ मेकर ने नहीं लिखा होता तो ये एक्सटर्नल एड। आपको समझ में आया? आया, ओके। आपने फुल स्टॉप लगा दिया? लगा दिया, ओके। आप लिखना है इसके अंदर। अच्छा ये खत्म हो गया, इलस्ट्रेशन में हमारा पॉइंट खत्म हो गया। हम नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं बेटा। अब कौन सा पॉइंट बनेगा हमारा? पॉइंट नंबर 6, ओके। सब्जेक्ट टू, पॉइंट नंबर नेक्स्ट लिखना, सब्जेक्ट टू। बेटा ये सब्जेक्ट टू ना बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। आप मुझे बताना है उसको मतलब नहीं समझ में आएगा तो मैं पूरी क्लास इस पे लगा दूंगा। है मेरे पास 1 घंटा, बट मैं पूरी क्लास लगा दूंगा सिर्फ आपको क्या वर्ड समझाने में। वो सब्जेक्ट टू। हमने बहुत सारा लॉ पढ़ा बेटा, फाउंडेशन में पढ़ा, हाँ या ना बोलो, कुछ बोलो। अगर सेक्शन के आगे वर्ड्स लिखे हैं क्या बेटा? सब्जेक्ट टू। क्या मतलब है बेटा? जैसे आपको पार्टनरशिप याद दिलाता हूं बेटा मैं, याद है? कितने लोगों को पार्टनरशिप याद है? याद है। वो शुरू होता है सेक्शन, सब्जेक्ट टू द एग्रीमेंट कॉमा द पार्टनर विल शेयर द प्रॉफिट्स इक्वली। सब्जेक्ट टू द एग्रीमेंट कॉमा द पार्टनर्स विल शेयर प्रॉफिट्स इक्वली। क्या मतलब है इसका? अगर एग्रीमेंट में लिखा है तो एग्रीमेंट में जाके पढ़ो या लॉ पढ़ो? एग्रीमेंट जाके पढ़ो, वहां लॉ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर एग्रीमेंट में नहीं लिखा मतलब एग्रीमेंट क्या हो गया? साइलेंट। तो किसको मान लो? लॉ को मान लो। और लॉ ने क्या बोला? इक्वली कर लो, जो हमने पढ़ाई है। अगर कुछ लिखा है तो वही, अगर नहीं लिखा तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा? इक्वली। आपको कुछ डाउट है तो बोलो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। क्या वर्ड्स है बेटा? अच्छा अगर लॉ ने ऐसे वर्ड नहीं लिखे सब्जेक्ट टू, तो इसका मतलब क्या है? जो लिखा है बस उसी मानना है या कहीं और एग्रीमेंट कुछ बाहर से चीजें पढ़नी है? जो लिखा है वही। उसने बोला पार्टनरशिप शुड हैव एटलीस्ट 2 पार्टनर्स। अब पार्टनरशिप में शुड हैव एटलीस्ट कितना पार्टनर? क्या मैं अपने एग्रीमेंट लिख सकता हूं कि नहीं? हम लोग तो 3 रखेंगे मिनिमम, मिनिमम 3। हम 3 लिख सकते हैं बेटा, मिनिमम 3 रखेंगे, ये थोड़ी लिखेंगे। आपको क्वेश्चन डाउट आया कहीं? हम क्या लिख सकते हैं? 3, कि हम लोग 3 रखें, क्योंकि उसने कितना बोला? कितना रखने? मिनिमम 2। क्या मैं सकता हूं हम लोग मिनिमम 3 रखेंगे? नहीं। आप बेटा कॉन्ट्रैक्ट राइट याद करो, मैंने वहां पे भी आपको एक पॉइंट पढ़ाया था बेटा। अगर एक एग्रीमेंट डिफीट करता है किसी प्रोविजन ऑफ लॉ को, अगर एक एग्रीमेंट डिफीट करता है किसको बेटा? प्रोविजन ऑफ लॉ को, तो वो एग्रीमेंट वॉइड है। वो एग्रीमेंट क्या है बेटा? एन एग्रीमेंट कैन नेवर रूल दी व्हाट बेटा? लॉ। आपने सेक्शन 6 भी पढ़ा होगा बेटा। एन आर्टिकल्स मेमोरेंडम कैन नॉट रूल दी व्हाट बेटा? कंपनीज एक्ट, अनलेस एंड अनटिल द लॉ इटसेल्फ प्रोवाइड। अनलेस एंड अनटिल लॉ इटसेल्फ प्रोवाइड। अगर लॉ ने खुद बोल दिया ठीक है पढ़ लो जाके आर्टिकल्स, तो वहीं पढ़ लो, फिर लॉ को पढ़ने का जरूरत नहीं है। लेकिन अगर नहीं लिखा क्या वर्ड्स? सब्जेक्ट टू, तो जो लॉ में लिखा आपको मानना पड़ेगा। आपने आर्टिकल से कुछ भी लिख दिया, वो क्या मान लेंगे बेटा? वॉइड। वो क्या मान लेंगे बेटा? वॉइड। आपको समझ में आया? मैं दोबारा बोलूं, व्हाट इज सब्जेक्ट टू? अगर लिखा है सब्जेक्ट टू एग्रीमेंट, क्या वर्ड लिखे बेटा? सब्जेक्ट टू। तो इसका मतलब क्या हुआ? पहले वहां पढ़ो, नहीं वहां पे कुछ मिलता आपको तो मुझे मान लो। ये समझ में आया नहीं आया? या कोई डाउट आया? कॉमा लगाना सब्जेक्ट टू के बाद, और फिर एक वर्ड लिखना नॉट विद स्टैंडिंग। शानदार वर्ड्स है बेटा ये, नॉट विद स्टैंडिंग। मैं लिखूंगा, स्पेल करूं इसको, मैं स्पेल करता हूं बेटा आप लोग के लिए। 1 मिनट रुकिएगा बस। ये मैंने उठाया पेन, जो नहीं चल रहा है। भैया बेइज्जती हो रही है। चल गया। अच्छा क्या वर्ड्स लिखे बेटा मैंने? नॉट विद स्टैंडिंग। ये सब एक वर्ड है या अलग अलग वर्ड है? 3 एक वर्ड है। अलग अलग तो नहीं लिखना बेटा आपने। नॉट विद स्टैंडिंग है सिंगल वर्ड या 3 वर्ड्स? सिंगल वर्ड। अच्छा व्हाट डू यू मीन नॉट विद स्टैंडिंग? व्हाट डू यू मीन बाय नॉट विद स्टैंडिंग? मैं आपको प्रैक्टिकली इसका पॉइंट बताता हूं बेटा, आपको बड़ा मजा आएगा पढ़ के। नॉट विद स्टैंडिंग इज व्हाट? लॉ के अकॉर्डिंग नहीं है। ओके कोई और जब तक ट्राई करे, जब तक आई एम फाइंडिंग इट बेटा। व्हाट डू यू मीन नॉट विद स्टैंडिंग? मैंने आपको पढ़ाया था बेटा। नाक रखो मेरी बेटा, मतलब मेरी नाक मत रख देना, मतलब कहीं
जस्ट मुहावरा बेटा, जल्दी से बोल दो। शायद हो सकता है आप लोग नॉट स्टैंडिंग तो इतने बार वर्ड यूज करते हैं लोग, मतलब कोई लिमिट ही नहीं है, हर जगह आप देखो नॉट स्टैंडिंग वर्ड मिल जाएगा, हर अगले सेक्शन में आपको नॉट स्टैंडिंग वर्ड दिख जाएगा। जल्दी से बोलो बेटा, नहीं तो ओपन होने वाला है वो। सेक्शन 53 पे आना है मुझे, और मैं आने वाला हूं बेटा, जल्दी से फटाफट। चलो हम लोग पहुंच गए बेटा, तुम लोग कुछ मत बताओ, शांत रहो बेटा, है ना। सेक्शन 53 पढ़ना बेटा, क्या लिखा है बेटा, आपको पढ़ के क्या समझ में आया, जल्दी से बोलो फटाफट। प्रोहिबिशन ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स एट, क्या मतलब है इसका बोलने का, कि आप शेयर्स को डिस्काउंट पे इश्यू। अच्छा मैं जानबूझ के इन वर्ड्स पे टाइम लगा रहा हूं बेटा, क्योंकि व्हेन आई विल बी टीचिंग यू द लॉ, और जब ये वर्ड्स आएंगे तो मैं उस समय इतने अच्छे से नहीं समझाऊंगा, ध्यान देना बेटा। क्या लिखा है सेक्शन 53, जल्दी से बोलो दोबारा, क्या बोल रहे हैं सेक्शन, कि आप डिस्काउंट पे शेयर इशू। यू रीड दी सेक्शन 54 बिलो इट बेटा, क्या लिखा बेटा हेडिंग, इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर। यू रीड द स्टार्टिंग लाइन ऑफ दैट सेक्शन बेटा, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेनिंग सेक्शन 53, क्या मतलब है इसको, जो भी लिखा है 53 में उसे भूल जाओ, आप स्वेट इक्विटी शेयर्स डिस्काउंट पे इशू कर सकते हो। आपको ने समझाया था बेटा, मैं दोबारा रिपीट करता हूं, व्हाट इज नॉट विथ स्टैंडिंग। जैसे पहले सेक्शन बना, क्या सेक्शन बना, आप कभी भी इक्विटी शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते, आप कभी भी इक्विटी शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू। ये सेक्शन कौन सा बन गया बेटा, 53। 54 बना, व्हाट इज स्वेट इक्विटी शेयर। अच्छा वैसे जनरल बात करूं, व्हाट इज स्वेट इक्विटी शेयर्स, जब हम एम्प्लॉयज को शेयर देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, स्वेट इक्विटी शेयर। मैं डिटेल में नहीं जाता कि क्यों दे रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है तुम्हें नहीं पता होगा ये बात, तुम्हें पता है ये बात, वाई यू गिव अ शेयर टू योर एम्प्लॉयज। ऐसा कई लोग कह रहे हैं उन्हें पता है, मैं एक बार पूछ लेता हूं, हाँ बताइए जल्दी से, भूल गए, ओके क्या याद है, आप ज्यादा देर रुको इसलिए आपको शेयर दे देंगे, हाँ आपको 5 सालों के काम करते करते दे देंगे, हाँ वो पसीना बहा रहे हैं इसलिए स्वेट इक्विटी शेयर दे देंगे। अच्छा फ्री में दे देंगे बोनस, अच्छा कितने लोग कहते हैं स्वेट इक्विटी शेयर बोनस फ्री में दे देंगे, हाँ फ्री में दे देंगे, बोनस है। जो बोनस बोल रहे सिर्फ वही हाथ उठा रहा है, अभी तो सब वो हाँ बोल रहे थे उसकी, हाँ हाँ। कोई और इनका साथ नहीं देना चाहता, हाँ जल्दी बोलो फटाफट, हम अपने टॉपिक वापस आएंगे, नॉट स्टार्टिंग वर्ड पे वापस आएंगे। क्यों, टू रिटेन ना, कितने लोग कहते हैं रिटेन करने के लिए हम एम्प्लॉय को स्वेट इक्विटी शेयर देते हैं। अच्छे से उठाओ जो बोल रहे हैं रिटेन करने के लिए, नहीं बेटा, द आंसर इज नो, यू नेवर गिव स्वेट इक्विटी शेयर टू रिटेन द शेयर बेटा, यू ऑलवेज गिव हिम अ स्कीम, उस स्कीम को हम बोलते हैं ईसॉप एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, उस वो स्कीम इज कवर्ड बाय द सेक्शन नंबर 62 ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ क्लॉज बी, वहां पे जाता है बेटा, इज नॉट कवर्ड बाय सेक्शन नंबर 54 बेटा, 54 में तो है ही नहीं ये जो आप बोल रहे हो। ये बिल्कुल ठीक बोला था बच्चा बेटा, वो पसीना बहा रहा है आपके लिए, उसने पसीना बहा के आपके लिए एक ऐसा काम करा, वो उसने वैल्यू ऐड कर दी कंपनी की। व्हाट इज वैल्यू ऐड कर दी कंपनी की, कंपनी का नाम बढ़ा दिया, कंपनी का गुडविल बढ़ा दिया, जो आज तक कोई एम्प्लॉय नहीं कर पाया। जैसे रमेश सर मुझे इक्विटी शेयर देना चाहते हैं, क्यों, और लोग हंस रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा मैं 80 को क्या मानूं आपको समझ में आया नहीं आया, आपने कोई, अच्छा मेरे पास कॉपीराइट एक बुक बना रखी है मैंने, रमेश सर बोले वो बुक का नाम पे हम प्रेरणा ट्यूटोरियल्स लिख के हम लोग उसको सेल करेंगे, बोलो ठीक है बेच दो, मुझे क्या दे दो, प्रेरणा ट्यूटोरियल्स का शेयर दे दो, मुझे खरीद लो मेरा कॉपीराइट। गलत है सही है, सही है, आपको मेरा कॉपीराइट चाहिए ले लो, आपको मेरा ट्रेडमार्क चाहिए ले लो, लेकिन मुझे क्या दो, शेयर दो बदले में। मैंने कंपनी में वैल्यू एड करी है, मुझे क्या चाहिए उसके बदले में, शेयर चाहिए। क्या बोलते हैं उसको, स्वेट इक्विटी शेयर। रिटेन करने के लिए नहीं मिलते बेटा, रिटेन करने के लिए ईसॉप मिलता है। क्या मिलता है, ईसॉप इज एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, वो अलग है, ये अलग है।
ये समझ में आया नहीं आया? चलो कोई बात नहीं, जब हम कंपनी सेट पढ़ेंगे आपको अच्छे से समझाऊंगा। मेरा मोटिव है आपको ये समझाने का। क्या मोटिव है समझाने का? सिर्फ वर्ड है क्या? वट आर नॉट विद स्टैंडिंग। अच्छा, इसने लिखा है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेनिंग सेक्शन 53। तो सिर्फ 53 को छोड़ के पढ़ना है या पूरा लॉ छोड़ के पढ़ना है इस सेक्शन को? आपको समझ में आया? हाँ, अगर ये लिखता, देखो 3 तरीके से लिखता है नॉट विद स्टैंडिंग विद लॉ। एक लिखता है ऐसा, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेनिंग सेक्शन 54। कभी कभी लॉ पता है कैसे बनता है? नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेनिंग द होल एक्ट। वट इज होल एक्ट? पूरे एक्ट को छोड़ दो, सिर्फ मुझे पढ़ो। कभी कभी लॉ लिखता है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेनिंग एनी अदर लॉ। वट इज एनी अदर लॉ? सब छोड़ दो, सब भूल जाओ, जहां क्या लिखा है सिर्फ किसको मानो? मुझे मानो। आपको समझ में आया नहीं आया? तो उसके लिए वर्ड क्या, लॉ क्या वर्ड यूज करो बेटा? नॉट विद स्टैंडिंग। सब्जेक्ट टू को, अच्छा अगर लिखा सब्जेक्ट टू, अगर यहां लिखा होता सब्जेक्ट टू सेक्शन 54, ओ सॉरी इधर ही लिखा होता सब्जेक्ट टू सेक्शन नंबर 53, क्या मतलब होता है उसका? उसको मान के चलना है, उसको इग्नोर करके चलना है, उसके मान को चलना है उसके। अच्छा, क्या पनिशमेंट दो पनिशमेंट लगा सकते हैं आपको कि पहले काम करेंगे आपको जेल में डालेंगे, उसके बाद आपसे फाइन भी ले लेंगे? ऐसा कर सकता है लॉ? हाँ, ऐसा कर सकता है ना कि जेल में डालेंगे और फाइन भी लेंगे। लॉ कर सकता है ना ऐसा? तो जब जेल में एक सेक्शन में जेल में डाल देंगे, फिर दूसरा बना सब्जेक्ट टू जेल में डाल देंगे। सब्जेक्ट टू जेल में डाल देंगे, जेल में डालना है, साथ में आपको क्या देना पड़ेगा? फाइन। आपको समझ में आया नहीं आया? और अगर यहां ऐसे लिखा नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेनिंग जेल वाला सेक्शन, अगर आपने इतना पैसा दे दिया तो काम खत्म। इसका मतलब क्या हुआ? पैसा दो, जेल छोड़ दो। और अगर लिखा सब्जेक्ट टू, मतलब जेल भी होगी और फाइन भी देना पड़ेगा। आपको समझ में आया? व्हाट इज सब्जेक्ट टू? साथ मिलके, उसको छोड़ के, साथ मिलके। वर्ड नॉट विद स्टैंडिंग, उसको छोड़ के। आपको समझ में आया नहीं आया? लिखिए बेटा इसको अंदर अब। अच्छा, क्या ये लॉ खुद ये वर्ड यूज करता है बेटा, सब्जेक्ट टू नॉट विद स्टैंडिंग? हाँ, मैंने आपको दिखाया, वर्ड लिखे नॉट विद स्टैंडिंग। आपको सब्जेक्ट टू दिखाओ बेटा? हाँ बोलो, ना बोलो? ओके, सब्जेक्ट मैंने डाला, अब इसने आ गया सब्जेक्ट टू। दिखा बेटा आपको? सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एज वे प्रिस्क्राइब्ड। अच्छा, व्हाट इज सब्जेक्ट टू कंडीशंस एज वे प्रिस्क्राइब्ड? इसका मतलब क्या बेटा इस लाइन का? सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एज वे प्रिस्क्राइब्ड मतलब कंडीशन के साथ पढ़ना है या अलग पढ़ना है? इसको साथ पढ़ना है। सब्जेक्ट टू मतलब साथ में, नॉट विद स्टैंडिंग छोड़ के। ये समझ में आया नहीं आया? और ये कंपनी एक्ट के अंदर है, मतलब सॉरी एक्ट के अंदर है, एक्ट के बाहर है, तो ये आपको पढ़ने में हेल्प कर रहे हैं। हाँ, तो कौन से हो गए बेटा? क्या कहते हैं ये? इंटरनल एड, एक्सटर्नल एड? इंटरनल एड। तो लिखना बेटा, इसके अंदर लिखना डैश डाल के, पॉइंट नंबर ए, इसका पॉइंट नंबर ए। इफ अ सेक्शन in itself, if a section in itself, मतलब सेक्शन अपने अंदर, if a section in itself provides the word subject to, if a section provides the word subject to को उसमें डाल देना, किसमें डाल देना? इन्वर्टेड कॉमा से, फिर कॉमा लगाना। then it implies that both the provision should be followed. What is both the provision should be followed? दोनों फॉलो करना है, एक फॉलो करना है? दोनों। पॉइंट नंबर बी, if the section in itself comma provide words notwithstanding, if a section in itself provide word inverted commas, क्या वर्ड प्रोवाइड किया बेटा? notwithstanding. what is notwithstanding? then only such provision has to be read and complied. Then only such provision has to be read and complied. What is has to be read and complied? सिर्फ उसी को पढ़ना है और उसी को अप्लाई करना है, उसको भूल जाना, उसको याद रखना है, उसको भूल जाना है। मतलब जब आप स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर रहे हो, जब क्या इशू कर रहे हो बेटा, तो आपको क्या भूल जाना है कि देयर इज अ प्रोहिबिशन कि आप इक्विटी शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते। तो आप कौन से शेयर को डिस्काउंट पे इशू कर सकते हो?
स्वेट इक्विटी शेयर्स आपने पढ़ा भी होगा कि नो मतलब इक्विटी शेयर कैन नॉट बी इशूड ऑन डिस्काउंट एक्सेप्ट स्वेट इक्विटी शेयर्स। आपको पता नहीं पता नहीं क्या पता आपको। ओके ये क्लियर हो गया? डाउट तो नहीं आया बेटा? एग्जांपल लिख दे बेटा एक बार। फॉर एग्जांपल सेक्शन 53 ऑफ द कंपनीज एक्ट स्टेट दैट, फॉर एग्जांपल सेक्शन 53 ऑफ द कंपनीज एक्ट स्टेट दैट, फॉर एग्जांपल section 53 of the companies act state that a company cannot issue shares at discount. A company cannot issue shares at discount. ये बात कहां लिखी है बेटा? सेक्शन नंबर किसमें बेटा? 53 फुल स्टॉप। सेक्शन 54 स्टेट दैट, Section 54 states that notwithstanding anything contained in Section 53, Section 54 states that notwithstanding anything contained in Section 53, comma, sweat equity shares can be issued on discount, comma, sweat equity shares कैन बी इशूड ऑन डिस्काउंट। तो इसे वैलिड माना जाएगा, वैलिड नहीं माना जाएगा बेटा? वैलिड माना जाएगा। ये क्लियर हुआ नहीं हुआ बेटा? कुछ डाउट बेटा? नहीं। मैं नेक्स्ट पॉइंट लिखूंगा। पॉइंट नंबर कौन सा बनेगा बेटा हमारे पास? 7th। ओके 7th आप लिखना प्रोवाइजो। प्रोवाइजो PROVISO। अच्छा मैंने क्या बोला? प्रोवाइजो या प्रोविजन? अलग अलग है बेटा, एक नहीं है, दोनों का मीनिंग अलग अलग है। एक होता है प्रोविजन और एक क्या बेटा? प्रोवाइजो। व्हाट डू प्रोवाइजो बेटा? प्रोवाइजो वो कम पा रहा है ना? हाँ क्या हमें मूव करना चाहिए नहीं करना चाहिए? हम लोग बात करते हैं प्रोवाइजो की। देखा प्रोवाइजो में कितना दम है बेटा? पूरा अर्थ को एक आ गया प्रोवाइजो पढ़ते ही। अच्छा व्हाट इज प्रोवाइजो बेटा? जल्दी से बोलो फटाफट। दो शाबाश, रट ले बेटा। यही लिखो पेपर में। अच्छा देखो यही खोला, यही आ गया। देखो इसको पढ़े, ये क्या है? ये सेक्शन है 50 कौन सा चल रहा है? कहां गया? हाँ ये पढ़ते हैं। अच्छा ये सेक्शन 55 का है। ये ऊपर ये मैं मार्क करता हूं क्या पढ़ रहे हैं हम लोग। ये वाला चीज पढ़ रहे हैं। दिखा बेटा आप लोग को? देखिए बेटा जो मैंने वो कर दी। हाँ अच्छा मैं पढ़ूं आपके साथ। क्या लिखा है इसमें? मेरे साथ साथ पढ़ना तुम लोग। अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। सबको पढ़ने आ रहा है? ओके तुम सब देख पा रहे हो ना? हाँ। इफ सो ऑथराइज बाय आर्टिकल्स, क्या मतलब हुआ? अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, अगर किसने ऑथराइज किया है? आर्टिकल्स ने। कैन इशू प्रेफरेंस शेयर्स। कैन इशू व्हाट बेटा? मतलब हर कंपनी, अगर कहां पे लिखा है? आर्टिकल्स में। कहां लिखा है? तो क्या इशू कर सकती है? प्रेफरेंस शेयर्स विच आर लायबल टू बी रिडीम। व्हाट इज विच आर लायबल टू बी रिडीम? जो रिडीम होंगे ही होंगे। कितने टाइम रिडीम हो गए होंगे बेटा? विद इन अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग कितना ईयर्स? 20 ईयर्स। तो मतलब मैक्सिमम लाइफ कितनी है बेटा प्रेफरेंस की? आपको पता नहीं है? अच्छा प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीमेबल और इरिडीमेबल, ये दोनों हो सकते हैं। मैं आपसे एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछ रहा हूं, फिर आई विल कम बैक अगेन बेटा। आपको मैंने पढ़ा भी दिया वैसे। प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीमेबल, इरिडीमेबल, ये दोनों हो सकते हैं। ओके कितने लोग बोलते हैं इट्स ऑलवेज रिडीमेबल? रेज योर हैंड विथ मी बेटा, मेरा साथ दो। प्रेफरेंस शेयर्स आर ऑलवेज रिडीमेबल? यस वी आर विद यू, आई एम विद यू। नहीं, दोनों हो सकते हैं। इट कुड बी रिडीमेबल, इट कुड बी इरिडीमेबल, दोनों। अच्छे से हाथ उठाएंगे हम लोग। मुझे हाथ नहीं दिख रहे उठे हुए। शाबाश बेटा। देखो बेटा, अगर आप बोल रहे हो दोनों हो सकते तो मतलब सो रहे हो बेटा। बेटा मैंने अभी आपको एक चीज पढ़ाई लॉ में लिखी है, अभी पढ़ा बेटा, कि प्रेफरेंस शेयर्स आर लायबल टू रिडीम। अच्छा ये लॉ बोल रहे हैं मैं बोल रहा हूं बेटा?
लॉ बोल रहा है। अच्छा लॉ क्या बोल रहा है? दे आर लायबल टू बी रिडीम। व्हाट इज लायबल टू बी रिडीम? भाई साहब उसको रिडीम करना ही करना है। कितना टाइम है मैक्सिमम? 20 साल में। लिखा है लॉ में, पढ़ा दिया मैंने फिर क्वेश्चन पूछा क्या रिडीमेबल इरिडीमेबल है? दोनों हो सकते हैं। भाई साहब रिडीमेबल? अच्छा कैसे मतलब रिडीमेबल है? लिखा है लॉ ने कि मैक्सिमम लाइफ कितना है? 20 साल। आपको समझ में आया नहीं आया? मैं दोबारा क्वेश्चन पूछता, सब सो जाओ है ना, अर्थक्वेक में डूब जाओ। हम वही सेल कर रहे हैं सर, स्टिल सेलिंग इन आवर माइंड। मैं रिपीट करता हूं बेटा, मेरे साथ दो थोड़ा सा। प्रेफरेंस शेयर्स लॉ बोल रहा है। कौन बोल रहा है? कि प्रेफरेंस शेयर लायबल टू बी रिडीम्ड। व्हाट डू लायबल टू बी रिडीम्ड? भैया साहब उसको रिडीम करना ही करना है। मैक्सिमम कितने साल में? 20 साल में। तो क्या आपके प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल है या इरिडीमेबल है या दोनों हैं? दे आर ऑलवेज रिडीमेबल। आप प्रेफरेंस, ये पढ़ा है बेटा आप लोगों ने, फाउंडेशन में पढ़ के आए हो बेटा कि प्रेफरेंस शेयर्स कैन नेवर बी इश्यूड इरिडीमेबल। हमेशा उनका लाइफ है। और लाइफ कितना बेटा? 20 ईयर। ये समझ में आया नहीं आया? पक्का? पक्का? अच्छा अब मैं नीचे पढ़ता हूं बेटा। प्रोवाइडेड दैट, शानदार वर्ड है बेटा। क्या वर्ड लिखा बेटा? जहां पर भी आपको सेक्शन के अंदर ये वर्ड्स दिख जाना बेटा, कैसे वर्ड दिख जाए? मतलब ये ऊपर वाले में एक्सेप्शन दे रहा है। जहां पे आपको वर्ड्स क्या दिख जाए बेटा, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये ऊपर वाले में क्या देगा? अच्छा ऊपर वाले ने क्या बोला? कि प्रेफरेंस शेयर्स रिडीमेबल होंगे और मैक्सिमम लाइफ है 20 साल। अब वर्ड्स क्या आगे? तो मतलब आप जैसे ही वर्ड पढ़ो प्रोवाइडेड, मतलब समझ जाओगे क्या करेगा ये? एक्सेप्शन देगा। देखें इसने एक्सेप्शन दिया। प्रोवाइडेड अ कंपनी में इश्यू प्रेफरेंस शेयर फॉर अ पीरियड ऑफ एक्सीडिंग 20 ईयर्स। क्या मतलब हुआ? कि कंपनी 20 साल से ज्यादा भी प्रेफरेंस शेयर इश्यू कर सकती है। फॉर किसके लिए लेकिन करेगी? तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। फुल स्टॉप। ये समझ में आया नहीं आया? मतलब इसने क्या बोला? हर प्रेफरेंस शेयर का मैक्सिमम लाइफ कितना होगा? 20। लेकिन अगर आपने किसके लिए प्रेफरेंस शेयर इश्यू करा बेटा? इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए, तो लाइफ कैन बी मोर देन 20 ईयर्स। तो क्या इसने उसके अंदर एक्सेप्शन दिया नहीं दिया? तो जहां पर भी लॉ को पहले वो एक पैराग्राफ लिखता है और उसने उसको उसके क्या देने होते हैं बेटा? एक्सेप्शन। अब आपके मन में चलोगे सर वर्ड लिख देता एक्सेप्शन, मतलब विदाउट यूजिंग द वर्ड व्हाट? ये सिंपल लिखा ना, एक्सेप्ट। जैसे हम लोग लिखते हैं एक्सेप्ट इन केस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लाइफ वुड बी कितना? मोर देन 20 ईयर्स। ये ऐसा लिख सकता था? ऐसा नहीं लिख सकता था। लेकिन ऐसा नहीं लिखा, क्यों? टफ करना था, थोड़ा लीगल लैंग्वेज बनाना था, बस टफ क्यों करना है? अच्छा एक बात बताओ, मैंने आपको समझा दी प्रोवाइड डेट का मतलब क्या है। अब आप पढ़ोगे प्रोवाइड डेट को तो आप कैसे पढ़ोगे? ये क्या है? एक्सेप्शन है। आप एक वो पढ़ते हो, पैराग्राफ पढ़ रहे हो, नीचे शुरू है एक्सेप्शन, आप क्या समझते हो? एक्सेप्शन है। अब बस लॉ उस वर्ड को एक्सेप्शन आ लिख के क्या वर्ड लिख देता है? अच्छा ये क्यों ऐसा लिखा है? तो उसने क्या मुश्किल बनाया है? मुश्किल उसके लिए बनाया है जिसको इसका मतलब आपको तो पता हुआ है। क्या मतलब है इसका बेटा? इसको हम लोग बोलते हैं प्रोवाइजोस। क्या बोलते हैं बेटा? प्रोवाइजो। तो प्रोवाइजो क्या करता है बेटा? व्हाट डू प्रोवाइजो डू? प्रोवाइड द एक्सेप्शन टू द सेक्शन। व्हाट डू अ प्रोवाइजो डू? प्रोवाइड द एक्सेप्शन टू द सेक्शन। आपको मेरे शब्द समझ में आ रहे हैं? प्रोवाइड द एक्सेप्शन टू द सेक्शन, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? प्रोवाइजो। ये लॉ के अंदर, लॉ के बाहर है। तो ये इंटरनल एड है एक्सटर्नल एड है? इंटरनल एड है। ये समझ में आया नहीं आया? अच्छा क्या एक ही एक्सेप्शन हो सकता है या एक से ज्यादा भी होता है? तो पता क्या लिखते हो? लिखते हैं प्रोवाइडेड फर्दर दैट। जैसे इसमें नहीं है, लेकिन अगर होता तो क्या नीचे लिखते दोबारा? अच्छा लिखा हुआ है, देखो ये रहा। अरे वाह, ये लिखा प्रोवाइडेड। ये समझ में आया नहीं? तो ये सेकंड प्रोवाइजो हो गया। ये कौन सा प्रोवाइजो हो गया? अच्छा अगर थर्ड देना हो तो क्या लिखेंगे? जैसे प्रोवाइडेड दैट, फिर सेकंड लिखना है प्रोवाइडेड फर्दर दैट, और तीसरा लिखना तो कैसे लिखेंगे बेटा? प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट। आपको दिख रहा है बेटा? ये थोड़ा नीचे आ रहा है, दिखा भी प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट। चलो कोई बात नहीं, मत देखो। थर्ड आता है प्रोवाइडेड फर्दर दैट,
फोर्थ में आता है प्रोवाइडेड फर्दर डैट, मतलब ऐसा नहीं करता लॉ प्रोवाइडेड डैट, प्रोवाइडेड फर्दर डैट, प्रोवाइडेड फर्दर डैट, ऐसे नहीं करेगा। बस एक बार करता है वो प्रोवाइडेड डैट, प्रोवाइडेड फर्दर डैट। अब उसको जितने भी देने हैं वो सिंपल क्या लिखता है, प्रोवाइडेड फर्दर डैट, फर्दर डैट, फर्दर डैट। तो उसको हम प्रोवाइजो बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? तो जब आप किसी कोर्ट में होते हो ना प्रैक्टिकली, और आपको जज को बोलना होता है कि ये बात कहां लिखी है, और वो बात आपके लिखी होती है प्रोवाइड डैट में, तो बोलते हो रीड द प्रोवाइजो 1 ऑफ द सेक्शन 52। ये समझ में आया नहीं आया? तो क्या प्रोवाइजो आपको कुछ समझाते हैं? हाँ, क्या समझाते हैं? एक्सेप्शन टू दी सेक्शन। ये सेक्शन के अंदर है, एक्ट के अंदर है, एक्ट के बाहर है, तो ये क्या है बेटा? इंटरनल एड्स। तो लिख दो बेटा। आपको समझ में आया नहीं आया? मैं नेक्स्ट टाइम आऊंगा, आपको याद रहेगा या भूल जाओगे बेटा? पक्का? पता नेक्स्ट टाइम आऊंगा तो बेटा प्रोवाइजो क्या था? हाँ, था तो सही सर कुछ, प्रोवाइजो था सर कुछ। तो व्हाट इज प्रोवाइजो? इसके आगे लिखते हैं डैश डाल के, इज व्हाट इज अ एक्सेप्शन टू द सेक्शन। कितना इजी है। प्रोवाइड द एक्सेप्शन टू द सेक्शन, फुल स्टॉप। फॉर एग्जाम्पल लिख देते हैं, सेक्शन 55 ऑफ द कंपनीज एक्ट स्टेट दैट, सेक्शन 55 ऑफ द कंपनीज एक्ट स्टेट दैट, इन्वर्टेड कॉमर्स शुरू करना, प्रेफरेंस शेयर्स आर लायबल टू बी रिडीम्ड, प्रेफरेंस शेयर्स आर लायबल टू बी रिडीम्ड, preference shares are liable to be redeemed within a period preference shares are liable to be redeemed within a period not exceeding 20 years, within a period not exceeding कितना बेटा? 20 years। इन्वर्टेड कॉमर्स बंद कर देना, पूरा लिखेंगे तो चलता ही रहेगा। ये क्लियर हो गया? Full stop. Provided that, comma, preference shares can be issued, preference shares can be issued for more than 20 years, preference shares can be issued for more than कितना years बेटा? 20 years for infrastructure projects, फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। आपको पता है व्हाट डू यू नो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बेटा? ये जो आपके डैम्स बनते हैं, आपका ब्रिजेस बनते हैं, रोड्स बनते हैं, बिल्डिंग्स बनती हैं, फ्लैट्स बनते हैं, ऑफिसेस बनते हैं, ऑल वर्ड बेटा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, फुल स्टॉप। हेयर प्रोवाइडेड दैट इज अ प्रोवाइजो, हेयर प्रोवाइडेड दैट इज अ व्हाट बेटा? प्रोवाइजो। आपको समझ में आया या नहीं आया बेटा? देखो मुझे तो समझ में आ गया, आपका नहीं पता बेटा मुझे। अब आपको समझ में आया नहीं आया? तो कितने पॉइंट लिख दिए बेटा हम लोगों ने? 7। अब एक और पॉइंट लिखे। ओके, एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन, अच्छा व्हाट डू यू मीन एक्सप्लेनेशन बेटा? अच्छा, क्या लॉ आपको एक्सप्लेनेशन भी देता है? एक बार देखे कहीं। अच्छा, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, मैं आपको बार बार इधर ही क्यों लेकर आ रहा हूं? ये क्या है जो मैंने आपको सामने खोला बेटा? ये बेयर है। व्हाट इज बेयर एक्ट? बेयर इज BARE। व्हाट इज बेयर एक्ट? यही पास हुआ है, यही लॉ है। मतलब जब भी आपको पढ़ना है, लॉ पढ़ना है, जैसे मतलब लॉ पढ़ेंगे तो यही जाके पढ़ेंगे। ये समझ में? मतलब अगर कोर्ट में पढ़ेंगे तो कहां से पढ़ेंगे? यहीं से पढ़ेंगे। बेयर एक्ट में, लॉ में क्या लिखा है बताओ? ये वाली बात है ना। जैसे मैं डिस्प्यूट पे नहीं जाऊंगा, जैसे वो जब CAA आया था तो लोगों ने बोला था पढ़ तो लो पहले जाके क्या लिखा है। समझ में आया नहीं आया? ओके, आ गया। हाँ, क्या वर्ड लिखना है बेटा हमने? एक्सप्लेनेशन। ये मैंने मारा एंटर, आ गया। तो एक्सप्लेनेशन है या नहीं है? है, और बहुत सारे हैं। अच्छा, ये अच्छा करता है लॉ, बेकार कर रहा है लॉ? अच्छा कर रहा है लॉ। अच्छा, क्यों अच्छा कर रहा है लॉ? एक्सप्लेन कर रहा है यार, और क्या चाहिए? क्या ये हमें हेल्प करेंगे समझने में? हाँ, बिल्कुल हेल्प करेंगे समझने में। ये एक्ट के अंदर है, एक्ट के बाहर है। तो ये कौन से एड है बेटा? इंटरनल एड, एक्सटर्नल एड? इंटरनल एड। तो नेक्स्ट लिखते हैं क्या बेटा? एक्सप्लेनेशन। तो इसके आगे लिखते हैं डैश डाल के
explanation in this section, explanation in this section, comma explain this section. शानदार इंग्लिश बोलते हैं बेटा इसे. एक्सप्लेनेशन इन दी सेक्शन, कॉमा एक्सप्लेन दी सेक्शन. मतलब जो सेक्शन के अंदर एक्सप्लेनेशन है वो सेक्शन को क्या करता है, एक्सप्लेन करता है. तो ये सेक्शन लॉ सेक्शन के अंदर है, सेक्शन के बाहर है. तो ये कौन सा एड हुआ, इंटरनल एड एक्सटर्नल एड, इंटरनल एड. ये क्लियर आया बेटा. अच्छा एक और वर्ड लिख दो, अच्छा वर्ड लिखा हुआ है, एक्सप्लेनेशंस आर नॉर्मली यूज्ड टू अवॉइड एम्बिग्विटी. explanation are used to explanation are used to do what beta, are used to avoid ambiguity. What is ambiguity beta? ambiguity spell क्या करोगे बेटा, AMBIGUITY. ठीक है ना. एक्सप्लेनेशन क्या करता है बेटा, इज यूज टू अवॉइड व्हाट बेटा, एम्बिग्विटी. यहां तक क्लियर हो गया बेटा. नेक्स्ट हेडिंग देंगे. नेक्स्ट हेडिंग क्या आएगी बेटा हमारे पास. अच्छा तुम यार देखने लग गया है तुम लोग हैं, हम पता है हमें कहां पढ़ रहे हैं. ओके शेड्यूल्स. अच्छा तो शेड्यूल होता है, शेड्यूल बोलते हैं बेटा, शेड्यूल बोलते हैं इसको नहीं बेटा, शेड्यूल. शेड्यूल स्की आनी चाहिए, स्कीम नहीं बोलते, स्कीम. तुम क्या बोलते हो, स्कीम बोलते हो, शीम बोलते हो. स्कीम बोलते हो ना, कभी सुना होता, शीम चल रही है, स्कीम चल रही है, इसलिए शेड्यूल नहीं है, स्केड्यूल. थोड़ा अच्छा हाँ बस समझ गया बेटा, स्केड्यूल लिख दिया तुम लोगों ने. ये सब आना चाहिए तुम लोग को यार. प्रोनाउंसिएशन नहीं. अच्छा फेलियर बोलते हैं क्या कुछ और बोलते हैं, जैसे फेलियर को फेलियर बोलते हैं, कुछ और बोलते हैं. फेलियर, फेलियर इज नोन एज फेल्योर. फेल्योर क्यों कह नहीं, मैं सच बता रहा हूं बेटा कि नहीं. ये वही वाली बात हो गई, वहां लॉ लिख रहा है मैक्सिमम लाइफ कितने साल है, 20 इयर्स. हाँ बेटा रिडिबल रिडिबल, हाँ सर दोनों हो सकते हैं सर, बोल रहे लो यार. नहीं चलो ठीक है बेटा, नहीं तो फिर ठीक है नहीं. अच्छा क्या हमारे कंपनीज एक्ट में शेड्यूल है. अच्छा बेटा मैं गलती कर रहा हूं बेटा, क्या कंपनीज एक्ट में शेड्यूल है बेटा, शेड्यूल है ना. आपको समझ में है या. अच्छा आपने कभी क्या कोई शेड्यूल पढ़ा कंपनीज एक्ट में, कौन सा शेड्यूल पढ़ा है, शेड्यूल 6 पढ़ा आपने. मैंने तो नहीं पढ़ा बेटा. 3 पढ़ा, 3 शेड्यूल पढ़ा आपने. हाँ बेटा वो बैलेंस शीट का फॉर्मेट नहीं आता, फॉर्मेट होता बैलेंस शीट इज गिवन इन दी शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, याद है ना. अच्छा एक्ट के अंदर है शेड्यूल, एक्ट के बाहर है, तो ये फॉर्मेट होते हैं. और ये इसको साथ में लेके पढ़ना होता है, इसको अलग से पढ़ना होता है साथ में लेकर. और ये भी लॉ है, पार्ट ऑफ लॉ है, या इसके अलावा हम कुछ भी मान सकते हैं, पार्ट ऑफ लॉ है. जैसे आप कंपनी का बैलेंस शीट उसके अलावा किसी और तरीके से नहीं बना सकते. कंपल्सरी है, ऑप्शनल है, कंपल्सरी है. वो फॉर्मेट जो बना है उसे फॉलो करना पड़ेगा. अच्छा जैसे वो फॉर्मेट है वो ऐसा हो चुका है ना, ऐसा पहले वो ऐसा था, अब ये ऐसा 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 समझ रहे हो पक्का ना. वो टी शेप था पहले, अब वो टी शेप नहीं था, वो ऐसा हो गया, हॉरिजॉन्टल बोलते हैं इसको. तू समझ गया ना बेटा, ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हमेशा कंफ्यूज हो जाता है, बड़ी एम्बिग्यूटी है बेटा. ओके ओके लेट्स गो फॉरवर्ड बेटा. तो लिखते हैं बड़ी शेड्यूल बेटा, लिखना है इसके अंदर. शेड्यूल आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द एक्ट, शेड्यूल आर ऑल्सो पार्ट ऑफ एन एक्ट या पार्ट ऑफ द एक्ट. फुल स्टॉप. दे मस्ट बी रेड टुगेदर. व्हाट इज दे मस्ट बी रेड टुगेदर. सेक्शन और शेड्यूल को एक साथ पढ़ना है. अच्छा हाँ अब बड़े बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है, अगर सेक्शन के अंदर कुछ और लिखा है और शेड्यूल के अंदर कुछ और लिखा है तो क्या माने, दोनों माने या सेक्शन माने. लॉ ने क्लैरिफाई कर दिया, सेक्शन मान लो, शेड्यूल मानने की जरूरत नहीं है. ये क्लियर हुआ नहीं हुआ. तो लिखो फोर्स डाल के, इफ देर इज इनकंसिस्टेंसी, इफ देर इज
inconsistency, if there is inconsistency between a section and a schedule, comma, then who would prevail beta? Then section would prevail. What is section would prevail? आपको सेक्शन मानना पड़ेगा, आपको कुछ और मानने का जरूरत नहीं है. सेक्शन वुड प्रीवेल, PREVAIL. नेक्स्ट लिखते बेटा. नेक्स्ट क्या क्या पॉइंट आ गया बेटा? 10th. रीड द स्टैच्यूट. रीड द स्टैच्यूट एज अ होल. व्हाट इज स्टैच्यूट बेटा? लॉ. रीड द स्टैच्यूट. स्टैच्यूट का स्पेल ठीक लिखना बेटा, STATUTE. अब इसे स्टैच्यूट ही बोलते कुछ और बोलते बेटा यहां पर? हाँ शाबाश बेटा, अब बोलते रहो उसको. सॉरी. रीड द स्टैच्यूट एज अ होल. व्हाट इज रीड द स्टैच्यूट एज अ होल? लॉ को पूरा पढ़ना चाहिए या एक सेक्शन को अलग से पढ़ना चाहिए? पूरा. अगर शेयर्स के 3-4 सेक्शन है तो तीनों को पढ़ना चाहिए या अलग अलग पढ़ने चाहिए? तीनों को एक साथ पढ़ने चाहिए. सेक्शन लॉ के अंदर होते हैं, लॉ के बाहर होते हैं. तो ये इंटरलेड हुआ, एक्सटरलेड हो गया? इंटरलेड. तो लिखते हैं इसके अंदर, द लॉ शुड बी रेड इन होल. द लॉ शुड बी रेड इन होल. Full stop. If a particular provision प्रोविजन बोला मैंने, प्रोवाइजो बोला बेटा. प्रोविजन मतलब लॉ का सेक्शन एक तरह से, है ना. इफ अ पर्टिकुलर प्रोविजन इज प्रोवाइडेड इन, यहां प्रोवाइड का मतलब एक्सेप्शन, ये नॉर्मल है, ये प्रोवाइडेड इन 2 different section. If a provision is provided in 2 different section, comma, then both should be read together. Then both should be read together. तो दोनों को एक साथ पढ़ने का, अलग अलग पढ़ने का बेटा? एक साथ, together. अब एक लास्ट पॉइंट लिखिए बेटा. इसका कौन सा पॉइंट है? पॉइंट नंबर कौन सा बनेगा? 11th. ओके. इसका नाम है मार्जिनल नोट्स. इसका नाम क्या है बेटा? मार्जिनल नोट्स. नेक्स्ट पॉइंट लिखें, मार्जिनल नोट्स. आपको पता है व्हाट इज मार्जिनल नोट्स? आपको पता है ये क्या होता है? क्या होता है? बैलेंस शीट के नीचे नोट्स टू अकाउंट्स बनते हैं. गलत. और कोई? मार्जिनल नोट्स. हाँ वैसे सही बोल दिया. हाँ हाँ ठीक है, सही है. हाँ हाँ, जैसे हम मार्जिन नहीं बनाते बेटा, मार्जिन. तो और उसमें मार्जिन में हम नीचे को देख देते हैं, इसका मतलब ये है, इसका मतलब यहां जाके पढ़ लो, ऐसा होता है ना. तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? मार्जिनल नोट्स. जैसे एक्ट में आपको दिखाता हूं. अच्छा मैंने यहां पे क्यों आ गया बेटा दोबारा से? क्यों ये वो है ना, क्या कहते हैं, कौन है ये? बेयर एक्ट है ना. किसका बेयर एक्ट है बेटा ये? अच्छा मैंने सिर्फ यही वाला क्यों खोला, कोई और क्यों नहीं खोला बेटा? क्योंकि मुझे यही आता है, सब आता है मुझे. हाँ सिर्फ यही आता है. हाँ शाबाश बेटा, और नहीं एक्ट आते मुझे. ये बेयर एक्ट के सारे चैप्टर्स खत्म हो रहे हैं. कितना अच्छा होता है ऐसे, सिलेबस भी ऐसे खत्म होता है ऐसे करने से. ये चैप्टर खत्म हो रहे हैं, ये खत्म. ये चैप्टर खत्म हो रहे हैं, खत्म. ले बेटा तो सीए बन गया. ये शेड्यूल भी आगे देखो, है ना. कितने शेड्यूल पूरे कंपनी साइड के अंदर बेटा? 7, है ना. आपने 3 पढ़ा है अभी तक, है ना. 3 पढ़ा, 1 भी पढ़ा है वैसे आपने. 1 में वो टेबल्स है, फॉर्मेट है आर्टिकल्स के, भूल गए? टेबल लेफ्ट, टेबल ई, टेबल, वो भी क्या है बेटा शेड्यूल 1 में. हाँ बेटा शाबाश, भूलते जाओ, जो पढ़ रखा है सब भूलते जाओ. अच्छा ये लॉ शुरू हो गया. अब नीचे देखना, ये देखो, ये सारा दिखा बेटा, ये सारे क्या है बेटा? मार्जिनल नोट्स. ये मार्जिन बना दिया ना उसने नीचे. फिर ये दोबारा डी के बाद ई आगे दिखा ना आप लोग को बेटा. ये नीचे इसने मार्जिन बना दिया. क्या बना दिया नीचे है इसने? तो इसे हम क्या बोलते हैं बेटा? मार्जिनल नोट्स. तो कैसे लॉ मार्जिनल नोट्स यूज करता है? हाँ. अच्छा लॉ के अंदर यूज हो रहे हैं, बाहर यूज हो रहे हैं? तो ये कौन सा एड है बेटा? इंटरनल एड, एक्सटर्नल एड? जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं. यहां पे वर्ड लिखा है कंज्यूमर. वर्ड क्या लिखा है? एग्जांपल है. और अब लॉ क्या करेगा? मार्जिन बनाएगा, मार्जिन लिख देगा, रीड द डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर फ्रॉम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट. क्या मतलब है इसका? मतलब वो कंज्यूमर डिफाइन नहीं कर रहा, उसे सिंपल लिख दे. इसको डेफिनेशन पढ़ने के लिए कहां चले जाओ?
तो लॉ क्या यूज करते बेटा? मार्जिन। क्या यूज करते बेटा? तो मार्जिन को पढ़ना है या मार्जिन को नहीं पढ़ना? क्या ये आपको हेल्प करेंगे लॉ को समझने में? हाँ। और ये इंटरनली है एक्सटर्नली है? तो इंटरनेट के अंदर आ रहा है। तो लास्ट पॉइंट हमने क्या लिखा बेटा? मार्जिनल नोट्स। इसके अंदर लिखना समटाइम्स हमेशा थोड़ी ना मार्जिन बनाएगा, समटाइम्स कॉमा इन द मार्जिन द लॉ, sometimes in the margin comma the law provide certain meaning। ये समझ में आया बेटा? मार्जिन में कभी कभी क्या बताया था लॉ? सर्टेन मीनिंग, ठीक है ना? फुल स्टॉप। सच मार्जिन आर नोन एज मार्जिनल नोट्स। सच आर नोन एज व्हाट बेटा? मार्जिनल नोट्स। तो हमारी एक हेडिंग खत्म होगी बेटा। कौन सी हेडिंग खत्म होगी बेटा? हमारी इंटरनल एड। क्लियर हुआ बेटा? अब एक और हेडिंग देंगे। हमने दो तरह का वो लिखा था बेटा, दो तरह का एड्स होते हैं बेटा आपको लॉ को इंटरप्रेट करने के लिए, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। अब हम कौन से लिखे बेटा? एक्सटर्नल एड्स। और इसका मीनिंग तुम लोग मुझे बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा तुम्हें। व्हाट इज एक्सटर्नल एड्स? ऐसी चीज है जो आपको हेल्प करेंगी क्या पढ़ने में? लॉ पढ़ने में। और वो लॉ के अंदर है, लॉ के बाहर है, तो उनको हम क्या बोलते हैं बेटा? एक्सटर्नल एड। तो हमने क्या हेडिंग डाली बेटा? एक्सटर्नल एड। आप लोगों का ध्यान क्या है बेटा? पढ़ाई में या आप लोगों का ध्यान है टाइम में? टाइम में। शाबाश बेटा, वहीं ध्यान रखो। पॉइंट नंबर 1। आज मैं सुना तुम लोगों को 9 बजे तक पढ़ा देता हूँ। आज ऐसा फील आ रहा है, मतलब कितना एनर्जेटिक सा फील आ रहा है मुझे आज। मजाक कर रहा हूं बेटा, नहीं पढ़ा रहा 9 बजे तक। पॉइंट नंबर 1 लिखते हैं बेटा, हिस्टोरिकल सेटिंग। हिस्टोरिकल सेटिंग देखा बेटा? फर्स्ट पॉइंट ये रहा, हिस्टोरिकल सेटिंग। अलग अलग वर्ड है। अच्छा एक बात बताओ, जब ये लॉ बनता होगा तो कोई हिस्ट्री में लिखता होगा कि पहले ना ये सब था, इसमें ये सब दिक्कतें थी, इसलिए हमने ना ये नया लॉ दिखाया? कोई लिखता होगा? हिस्ट्री लिखता होगा ना कोई? हम तो तभी तो पढ़ते हैं। हम बोलते हैं हिस्ट्री पढ़ो इसकी, जाके लॉ की। बोले हिस्ट्री पढ़ो लॉ की। अच्छा उसको क्या आपको वो हिस्ट्री पढ़ के हेल्प मिलेगी? अच्छा क्या हेल्प मिलेगी? आपको पता लगा था ना, पता लगेगा कि पहले क्या था, फिर क्या वो थी दिक्कतें, जिसकी वजह से क्या लेकर आए ये नया लॉ। तो आप कंपनीज एक्ट 2013 का डालोगे ना, आपको उसकी पूरी हिस्ट्री मिल जाएगी। हिस्ट्री समझते हो? तो ये लॉ के अंदर है, लॉ के बाहर है, लेकिन आपको ये हेल्प करे पढ़ने में। हाँ, तो एक्सटर्नल एड इंटरनल एड? एक्सटर्नल एड। ये समझ में आया? इसके अंदर लिखना डैश डाल के, द हिस्ट्री एक्सप्लेन द सर्कमस्टांस, द हिस्ट्री एक्सप्लेन द सर्कमस्टांस which explain the significance, the history। क्या लिखा बेटा मुझे बोलना? the history explains the circumstance। जो भी लिखा है काट दो। क्या ये circumstance तक? दोबारा बोलो क्या लिखा? the history explains the circumstance which led to the enactment of, which led to the enactment। which led to the enactment? enactment मतलब लॉ क्यों बना? फुल स्टॉप। फुल स्टॉप। enactment ऑफ लॉ क्यों? enactment लॉ ही तो होगा ना बेटा? enactment इज लॉ ना? which led to the enactment, ये लॉ क्यों बना बेटा? ऑफ लॉ तो enactment लॉ ही तो है बेटा। आप क्यों नाउन्स यूज करके उसको वो प्रोनाउन यूज करके वो करना चाहते हो? फुल स्टॉप। बाय रीडिंग द हिस्ट्री, by reading the history, the question is solved, the question is solved, that is why the law was made। एक क्वेश्चन सॉल्व करेगा ये। क्या क्वेश्चन सॉल्व करेगा?
क्यों ये लॉ बना था, और ये अगर मुझे समझना है कि ये क्यों लॉ बना था तो मुझे क्या पढ़ना पड़ेगा, उसकी हिस्ट्री। ये समझ में आया नहीं आया? ओके, नेक्स्ट लिखेंगे डिक्शनरी डेफिनेशंस। पॉइंट 2, डिक्शनरी डेफिनेशन। डिक्शनरी डेफिनेशन, व्हाट इज डिक्शनरी डेफिनेशन बेटा? डिक्शनरी खोलो, उसका मीनिंग देख लो। तो ये लॉ के अंदर है डिक्शनरी, लॉ के बाहर है डिक्शनरी, तो ये कौन साइड है बेटा? एक्सटर्नल एड। ये क्लियर हुआ नहीं हुआ? इफ अ वर्ड इज नॉट डिफाइंड अंडर अ लॉ, if a word is not defined under the law, or its related law, or its related law. If a word is not defined under the law or its related law, or its related law, ना लॉ में डिफाइन था उसमें, ना उसके रिलेटेड लॉज में डिफाइन था, कॉमा, then what बेटा? Then the person should read the the person should read the judicial meaning. The person should read the judicial meaning. What is judicial meaning? जो कोर्ट ने दिया होगा, कॉमा, इफ नॉट, मतलब अगर ये भी नहीं है then dictionary should be used. आपको समझ में आया ना बेटा? पहले उस लॉ में ढूंढो, नहीं मिला वो वर्ड, फिर कहां ढूंढो? नहीं डिक्शनरी नहीं, रिलेटेड लॉज में देखो ना, लिखा है बेटा, पहले किस में ढूंढो? उस लॉ में, नहीं मिला तो उसके व्हाट इज रिलेटेड लॉ। जैसे अगर आप सिक्योरिटी वर्ड को ढूंढोगे ना बेटा, कंपनीज एक्ट में नहीं मिलेगा आपको, तो कंपनीज एक्ट में नहीं मिलेगा तो आप क्या कहां ढूंढोगे उसको? सेबी में, और सेबी मिल जाएगा बेटा आपको। ये समझ में आ नहीं आया? तो पहले कहां ढूंढो? लॉ में। नहीं मिलेगा तो जुडिशियल मीनिंग, जुडिशियल मतलब कोर्ट का मीनिंग, नहीं मिला तो डिक्शनरी। ये समझ में आ नहीं आया? अब थर्ड लिखे बेटा, जुडिशियल is JUDICIAL. Judicial decisions. अच्छा, जुडिशियल डिसीजन लॉ के अंदर है, लॉ के बाहर है बेटा? लॉ के अंदर है, लॉ के बाहर है? तो क्या आपको हेल्प करता है लॉ को पढ़ने में? जैसे अगर आपने पढ़ा हुआ सेपरेट लीगल एंटिटी, उसको समझने के लिए लॉ, एक आपने वो पढ़ा केस स्टडी, सेलेमन वर्सेस सेलेमन, याद आया बेटा? तो उसने आपको क्या, सेलेमन वर्सेस सेलेमन ने आपको लॉ पढ़ने में हेल्प करी? हाँ, वो लॉ के अंदर था, लॉ के बाहर था, तो वो एक्सटर्नल एड है, इंटरनल एड है? एक्सटर्नल एड। तो इसके अंदर लिखना जुडिशियल ऑल्सो, सॉरी, इन केस ऑफ एम्बिग्यूटी, इसके अंदर लिखना बेटा, इन केस ऑफ एम्बिग्यूटी, व्हाट इज इन केस ऑफ एम्बिग्यूटी? Confusion, comma, the courts, in case of ambiguity, the courts solve the court solves the confusion, and thus it helps as an external aid, and thus it helps as an external aid to interpret the law. ये क्लियर हो गया बेटा? हेल्प एज अ एक्सटर्नल एड टू इंटरप्रेट द लॉ। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, यूज ऑफ फॉरेन डिसीजंस। व्हाट इज फॉरेन डिसीजंस? यूज ऑफ फॉरेन डिसीजन। व्हाट इज फॉरेन डिसीजंस बेटा? इंडिया के लॉज या बाहर के केस लॉज? अरे बाहर के केस लॉज क्यों हेल्प करेंगे हमें? क्या हमारा और बाहर का लॉ सेम है? नहीं, जनरल पूछ रहा हूं, क्या हमारा कंपनीज एक्ट और बाहर कंपनीज एक्ट सेम है? क्या हमने कॉपी की है?
हाँ, हमने जीएसटी बनाया नया, क्या हमने कॉपी किया? हाँ, उसमें एम्बिग्यूटी होएगी, बड़ी एम्बिग्यूटी आएगी। तो हम कहा, अच्छा हमारे इंडिया में तो पता नहीं लोगों को, तो वो लोग क्या करेंगे? बाहर के फॉरेन टीचर देख लेंगे। क्या वो आपको हेल्प करेगा एक्सटर्नली इंटरनली? इसलिए वो कहां पे आएगा? इन केस ऑफ न्यू लॉज introduced in India, in case of new laws introduced in India, comma, ambiguity can be solved by using the decisions of फॉरेन जुडिशियल समझ गए ना आप लोग बेटा? बाहर के कोर्ट्स को यूज कर लेंगे हम लोग। एक और लिखते हैं बेटा, नेक्स्ट पॉइंट नंबर कौन सा बनेगा? 5। ओके, यूजेज। नेक्स्ट लिखते हैं यूजेज। अब सुनो, यूजेज आपको डिक्शनरी नहीं मिला, आपको कहीं नहीं मिला, तो जो लोग समझते हैं बेटे, जो लोग समझते हैं, जहां पे जो उसका मीनिंग जनरली लोग उसको क्या करते हैं? समझते हैं, उसको हम लोग इंटरप्रेट में ले लेंगे। तो पहले हम लोग ढूंढते हैं लॉ के अंदर, पहले कहां ढूंढते हैं हम? नहीं मिला तो क्रेडिट लॉ, नहीं मिला तो जुडिशियस, नहीं मिला तो यूसेज। छोटे यूसेज जैसे नॉर्मली उसको लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं। अब ये इंटरनली हेल्प कर रहा है, एक्सटर्नली हेल्प कर रहा है, तो कौन साइड हो गया? तो लिख देना इन case meaning is not provided in the law, then the meaning should be taken from the custom. What is from the customs or traditions? What are traditions? जो बरसों से चला आ रहा है, रीति रिवाज, जो लोग उसको समझते हैं वही लोग हम लोग इसको समझ लेंगे। फुल स्टॉप बेटा। नेक्स्ट लिखना, नेक्स्ट पॉइंट कौन सा बनेगा? पॉइंट नंबर 6, प्रीवियस लॉज। अच्छा बोलिए प्रीवियस लॉज। अच्छा, कंपनीज एक्ट 2013 को पढ़ने के लिए कि कंपनीज एक्ट 1956 जो खत्म हो गया वो काम आ सकता है। हाँ, वो पता लगेगा ना कि उसमें क्या था और इसमें क्या है। ये क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो समटाइम्स टू इंटरप्रेट द लॉ, कभी कभी लॉ को इंटरप्रेट करने के लिए, कॉमा, previous laws are also used full stop. For example, to read the Companies Act 2013, for example, to read the what beta? Companies Act 2013, comma, the person can study can study what beta? Companies Act 1956, full stop. बुक में बेटा ये वाला पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट नहीं पढ़ना, इसे काट देना बेटा बुक से। अर्लियर एंड लेटर लॉ बुक में, सॉरी, जो आपको हैंडआउट्स मिले हैं उसमें ये वाला पॉइंट नहीं पढ़ना बेटा। अर्लियर एंड लेटर एक्ट्स एंड एनालॉगस एक्ट्स, ये नहीं पढ़ना बेटा अभी। अच्छा, काटना मत, जैसे अभी लेफ्ट लिखना उसके ऊपर, काट मत देना, लेफ्ट लिखना, पता लगे काट दिया पूरा। अभी नहीं पढ़ना, लेफ्ट करना। ये कुछ और चीजें हम पढ़े तब जाके समझ में आएगा, बाकी हमने पूरा पढ़ लिया। करेक्ट, हाँ। तो आज की क्लास यहीं खत्म करना चाहिए या मैंने नेक्स्ट टॉपिक शुरू करना चाहिए?
क्या कहते हो आप लोग? आज का यही खत्म करते हैं।